साथ अंशिका पाठक और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर यहां पर बता दें कि दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम की शुरुआत की और इसमें जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने में लगी है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद सीएम धामी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की, और उन्होंने यहां पर दुग्ध उत्पादकों को संबोधित किया। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन सम्मेलन में वो शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 दिन बाद नीति आयोग भारत सरकार की बैठक में जा रहा हूं और मैं वहां भी अनुरोध करने वाला हूं कि जहां एक और उत्तराखंड राज्य हमारा विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनाई जाए, हमारी यहाँ की योजनाओं पर जो धन आवंटन किया जाए, भारत सरकार की तरफ से दिया जाए, उसमें हमारे यहाँ पर यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए। तो पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कई सारे यहां पर नेता मंत्री भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में केंद्र और राज्य सरकार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला दहन किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर कि आखिर किस तरीके से विरोध जाहिर किया गया है। यहाँ पर आगजनी की गई है और पुतला भी फूंका गया है। केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है यहाँ पर मौजूद लोगों ने। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये सब और इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। आगजनी और पुतला भी फूका है इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की स्थिति चिंताजनक कर दी है। आज डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध, दही, यहाँ तक कि दूध दही को भी नहीं छोड़ा है और तमाम खाद्य पदार्थों में महंगाई चरम पर है। आज तमाम लोग बेरोजगार हैं और मोदी सरकार कहीं भी इसको कम करने का कोई और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास, उनके पीछे योगी विपक्ष आवाज उठा रहा है। अब मोदी सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसको दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज पूरे देश के कांग्रेस जन, पूरे देश के गरीब की आवाज, पूरे बेरोजगारों की आवाज, किसानों की आवाज, तमाम व्यापारियों की आवाज को लेकर के इस प्रधानमंत्री को जगाने का काम पुतला दहन करके, विरोध प्रदर्शन करके यहाँ पर अल्मोड़ा में। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। हितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये प्रदर्शन अब भी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया था और उसमें काफी गिरफ्तारियां हुई थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शाम के समय उन्हें पुलिस लाइन में ले जाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर आज हम आज के आंदोलन की बात करें तो आज इस तरह की कोई भी घटना, ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से नहीं है। जी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन क्या इसको लेकर वहां के प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है? क्योंकि सड़कों पर इस तरीके से आगजनी करने से और पुतला फूंकने से आवाजाही बाधित होती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धारा 144 की बात करें तो राज्य या राजधानी के अंदर इस तरह का कोई भी अभी प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको प्रशासन द्वारा चेताया गया है कि अगर कुछ इस तरह की घटना शहर के अंदर, राजधानी के अंदर अगर कुछ अप्रिय इस तरह की घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस के बड़े लीडर ही होंगे। जी चलिए बने रहिए हितेश, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम ने आज तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत करते हुए कहा था कि बनवारी लाल उनसे जमीन की दाखिल खारिज करवाने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद आज विजिलेंस की टीम ने बनवारी लाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सीओ विजिलेंस ने बताया कि टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो से पूछताछ की है, जिसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल दाखिल खारिज के नाम पर लोगों से हमेशा पैसे की मांग करते थे। शिकायतकर्ता ने अपने प्लॉट की दाखिल खारिज कराने के नाम पर तहसील हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। ये लिखित शिकायत और मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पुष्टि होने पर आज उन्हें रंगे हाथों 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, विजिलेंस टीम द्वारा, और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के रजिस्ट्रार कानूनगो हैं सिविल। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवाएं 20 साल से ज्यादा हो गई हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। दरअसल ऐसा करने से जहां जहां गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को 20 साल की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, पूर्व में भी कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम हैं और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है। और चिन्हित करके चूँकि 20 साल में हमारी PRS की जो सर्विस उस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पद रिक्त नहीं हो रहा है। तो पद रिक्त नहीं होता है तो उसकी दिशा में हम नई नियुक्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना एक पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है उस वजह से। तो जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है बहुत उचित है, क्योंकि इस समय जो स्थानांतरण हुए हैं या धारा 27 के अंतर्गत ये बहुत आवेदन पत्र आते हैं जिसमें ये रहता है कि वो स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, और कई ऐसे भी हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं या कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एक तो माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है, और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे, और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं, और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, जिनको 20 साल नहीं हुए हैं उनके लिए एक आदमी का जियो है, जिसके क्रम में ये है कि अधिसंघ के पद मानते हुए उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ पर जिस जगह पे वो कार्यरत हैं उस जगह पे हम लोग पद हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उनमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनको सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवाएं 20 साल से अधिक हो गई है, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट दिया जाए। हाँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा शिक्षा विभाग और स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि को बैंक खातों में ट्रांसफर का बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें PNB की रोशनाबाद ब्रांच के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों के एक ही बैंक खाते में 10 बार टैबलेट का पैसा ट्रांसफर कर दिया है, और कुछ छात्र छात्रों को पैसा मिला ही नहीं है। बैंक के जितने भी अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी जैसे ही मिली, तुरंत पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका गया और गलत भुगतान की रिकवरी भी शुरू कर दी गई है।
संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस गड़बड़ी को लेकर क्या जानकारी मिली है और अधिकारियों की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर गड़बड़ियां होंगी तो वो छात्र जिनको टैबलेट की जरूरत है वो कैसे खरीदेंगे? देखिए इनसे कई हरिद्वार का मामला है। यहाँ पर बैंक कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी गड़बड़ी की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए टैबलेट खरीदने के लिए पैसे निर्धारित किए गए थे, जिनकी धनराशि बैंक कर्मचारियों द्वारा डाली थी। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी से कहीं यहाँ पर एक बड़ा हड़कंप मच गया। बैंक कर्मचारियों को बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि बैंक की गड़बड़ी खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा में करीब 10 धनराशि डाल दी गई। तो लगातार जिनकी हालांकि अभी अधिकारी ने, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है कि उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई भी की जाएगी। अंशिका, लेकिन इस गड़बड़ी का खुलासा कब हुआ है? इस गड़बड़ी के बारे में पता कैसे चला और कब से गड़बड़ी हो रही थी संजय? देखिए बीते दिनों से ही लगातार कुछ बच्चों के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। हालांकि किसी बच्चों के खाते में कई बार धनराशि आ गई, तो कई बच्चे ऐसे थे जो धनराशि के लिए लगातार शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे थे, जिसकी जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि एक ही बच्चे के अकाउंट में 10-10 बार धनराशि आ गई है, जिसको लेकर अब लगातार जाँच की जा रही है। हालांकि अभी कितने ऐसे अकाउंट है जिनमें धनराशि गई है, उनसे भी कहीं ना कहीं रिकवरी की तैयारी की जा रही है। अंशिका, ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन एस राजू ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ टीम यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। बता दें कि भर्ती घोटाले में अब तक एसटीएफ टीम ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर। देखिए, वो हम लोग ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद इसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूँकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। तो फिलहाल एसटीएफ की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब के बीच यूकेएसएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूकेएसएससी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और वहीं एसटीएफ ने की जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ हो रही है। इसमें अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है एस राजू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसमें एक बड़ोनी है, उनका भी जो सचिव है इसके, उनके भी इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर हो रही है। नैतिकता के आधार पर चेयरमैन एस राजू ने यह इस्तीफा दिया है। यूकेएसएससी जो भर्ती घोटाले चल रहे हैं इसकी जांच कहीं ना कहीं चेयरमैन पर भी पड़ सकती है और लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली में प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान रंग ला रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका गोपेश्वर ने अलकनंदा नदी के तट पर कंपोस्ट मशीन लगाई है, जहां पर शहर भर से इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक से ब्लॉक बनाकर उसे बेचा जा रहा है, जिससे नगर पालिका की अच्छी खासी आमदनी हो रही है। अभी तक नगर पालिका गोपेश्वर ने 17 लाख से ज्यादा की कमाई की है। काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वो इससे उत्साहित है। शहर भर से प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा कर कंपोस्ट मशीन में ब्लॉक बनाकर इसे अच्छे खासे दाम पर बेच रहे हैं। जागरूकता के लिए और सबसे चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए हमने व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरह का सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब नगर निगम हरिद्वार और पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार क्षेत्र में कहीं पे भी यूज़ नहीं होना है। तो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। सर्वप्रथम हम इस पे जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में चलाएंगे, ताकि लोगों को ये बहुत क्लियरली मैसेज जाए, लोगों तक पहुँचे, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या।
यही हमने आज मीटिंग में भी सबसे डिस्कशन किया, सबको बताया कि किस किस तरह का प्लास्टिक हमारे द्वारा बैन किया जाएगा। एक बार ये अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरे हरिद्वार में हम लोग फैला दें, उसके बाद एक बहुत बड़े स्केल पे हम लोग जो पीनल प्रोविजंस हैं उस पर भी कार्रवाई। तो वहीं रक्षाबंधन पर अब बहनें रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। 24 घंटे तक ये योजना लागू रहेगी। रोडवेज ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर तैयारी भी कर ली है। अतिरिक्त बसों को चलाने के साथ ही कुछ बसों के फेरे बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। तो कुछ बसेस और बढ़ाए जाएंगे और रक्षाबंधन पर अब जो बहनें हैं वो मुफ्त में सफर कर सकेंगी। संजय पुंडर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बहुत बड़ी बात है उन बहनों के लिए जो बहनें एक जगह से दूसरी जगह अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, उनके लिए उस दिन मुफ्त में बस की सेवाएं मिलेंगी। रक्षा को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बहनों को एक विशेष तोहफा दिया है। कहा जा सकता है कि एक दिन के लिए जो यात्रा रहेगी मुफ्त रहेगी और इसी की तैयारी को लेकर तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार लोगों को भी कह रहे हैं कि 10 तारीख की पूर्व संध्या से ही यहाँ पर जो किराया है वो मुफ्त हो जाएगा। हालांकि एक दिन पूरे 24 घंटे ये किराया मुफ्त रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि त्योहारों को लेकर उत्तराखंड सरकार पहले से ही तैयारियां कर लेती है और यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को विशेष तोहफा दिया है। उनके लिए 24 घंटे तक जो यात्रा रहेगी वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी। हालांकि इस फैसले के बाद जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आ रही है। अंशिका, चलिए ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने हाईवे पर 220 मीटर की परिधि में चल रही शराब की दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। NHAI के अधिकारियों को हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने को कहा गया है। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय, देखिए मोस्टली हाईवेज पर देखा जाता है काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, जिसके चलते जो पर्यटक हैं और साथ साथ आम जनता जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं आने जाने में, और बीच बीच से कहीं ना कहीं से रास्ता बना दिया जाता है। उन चीजों को अब बंद करने के लिए और ऐसे कट्स को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कहां कहां पर इस चीज को अप्लाई किया जाएगा? करता है और यही वजह है कि अब लगातार जिला हालांकि अधिकारी के अलावा जो संबंधित विभाग है वो भी लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब हाईवे पर इधर उधर दुकानें होती है, हालांकि शराब की दुकानों को लेकर भी एक विशेष निर्देश जारी किया है। हाईवे के करीब 200 मीटर के दायरे में शराब की दुकान को हटाया जाएगा और इसके साथ ही जो धर्म कांटे होते हैं उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार में जब फेस्टिवल होते हैं, कोई बड़े मेले का आयोजन होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाम की स्थिति लग जाती है और दुर्घटनाएं भी होती है। इन्हीं सबको रोकने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन लगातार तमाम तैयारियां कर रहा है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि हाईवे से लगते हुए तमाम जो दुकानें हैं और धर्म कांटे हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। अंशिका, संजय, हटा तो दिया जाएगा इन दुकानों को, लेकिन अब जब दुकानदार इसका विरोध करेंगे तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि दुकानों को हटाने के लिए तो कह दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से और जाम की स्थिति ना बने इस लिहाज से, लेकिन क्या ये दुकानदार समझ पाएंगे इस चीज को? देखिए, लगातार ही जब अतिक्रमण सड़क के किनारे से हटाया जाता है तो इसको लेकर जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन समय समय पर जो हरिद्वार जिले के अधिकारी हैं वो व्यापारी एसोसिएशन के साथ बैठक करते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है कि जब यहाँ पर किसी बड़े मेले का आयोजन होता है तो ऐसे में जाम की स्थिति हो जाती है, दुर्घटनाएं होती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि लगातार ही व्यापारियों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब लोगों की दुकानें सड़क किनारे से हटती है तो उनके व्यापार में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है और यही वजह है कि अब हरिद्वार जिला प्रशासन तमाम बैठकें कर रहा है और बैठक में ऐसी तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि लोगों को समझाया जा सके और हाईवे से लगती हुई दुकानों को हटाया जा सके। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चमोली गांव के आरौसी भेंटा भरकी के ग्रामीणों के लिए बदहाल हेलंग
अरौसी पैदल मार्ग नासूर बनता जा रहा है। निर्माणाधीन सड़क के बिखरे मलबे के चलते गांव का एकमात्र पैदल आवाजाही मार्ग बदहाल हो गया है। अब ऐसे में बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर ग्रामीण बीमार महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। तो ये देखिए तस्वीर कि आखिर कैसे एक महिला को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद सिर्फ एकमात्र ये रास्ता है और इस रास्ते पर आप देखेंगे कि भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है। बारिश के मौसम में खास तौर पर कोई इंतजाम नहीं है और लोग यहाँ पर कैसे अस्पताल तक ले जाने के लिए मजबूर हैं। पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए बहुत ही ऐसे कम रास्ते हैं जहां से ग्रामीण जो हैं अपने गांव से हटकर दूसरे जगह जाते हैं, आवाजाही अपनी बनाए रखते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता भी खराब हो जाए तो ऐसे में परेशानी आम लोगों की बढ़ जाती है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है? देखिए अंशिका, आपने सही कहा कि इसका सॉल्यूशन तो अभी तक नहीं निकाल पाई है। उत्तराखंड में हमको 22 साल हो गए, 22 साल हमने प्रवेश कर लिया है। हालांकि ये अंशिका सबसे बड़ी बात है कि ये वो इलाका है जब इलेक्शन होता है किसी भी लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या आपका जो है MP का हो या MLA का हो, ये वो जगह है अंशिका कि 3 दिन पहले जो है पुलिस पार्टी को जाना पड़ता है। और इस समय जो है यहाँ पे भारी बारिश के चलते ही जिस तरह से आप देखा होगा कि एक मास रास्ता इनका पैदल जाने का रास्ता था, ये रास्ता भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त था। हालांकि पिछले दिनों और अभी तक जो है यहाँ पे लगातार जो है बारिश हो जाती है और बारिश के साथ रास्ते के आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग यदि कोई गाँव का आदमी यहाँ पे बीमार हो जाता तो घंटी घंटी के सहारे जो है 5 किलोमीटर तो पहले रोड तक पहुंचना पड़ता है और उसके बाद जो है गाड़ी से जो है जो भुवनेश्वर का मुख्यालय है हमारा यहाँ बताना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मरीज की क्या स्थिति होगी जो पहले तो 5 किलोमीटर घंटी घंटी के सहारे रोड तक पहुंचना है। हालांकि आप व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं तो सरकारें बहुत कागजों के साथ बहुत सारे व्यवस्थाओं का जायजा लेती है, व्यवस्थाओं को प्रकाश करती है, लेकिन ये ऐसा गांव है जहाँ तक सड़क है न तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। हाँ, हालांकि बिजली और पानी की यहाँ पे भरपूर व्यवस्था है क्योंकि आज तक लगातार बारिश हो रही है। लोग जोखिम में डालकर जो है यहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हमारे आना पड़ता है जिनको इसी रास्ते पे गुजरते हुए जो अपने को जाना पड़ता है। 6 से लेकर 12 तक का खेला यहाँ पे है, जिनको भी जो 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उत्तराखंड को मांगा गया था और उत्तराखंड की क्या स्थिति है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है पुष्कर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को पहुंचाने के लिए। तो मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसा रास्ता है, लेकिन वो भी भूस्खलन के चलते खराब हो गया है और ग्रामीण यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब खबर टिहरी से है, जहां भागीरथी ठेकेदार संघ ने नई टिहरी शहर के मिलन केंद्र में बैठक आयोजित की है। बैठक में ज्यादा रॉयल्टी, GST और छोटे टेंडरों में EPF को लेकर चर्चा की गई है, जिसके बाद सरकार से जल्द नए नियमों को निरस्त करने की मांग की गई है। ऐसे में ठेकेदार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार छोटे छोटे ठेकेदारों पर दोगुना तिगुना बर्डन डाल रही है। सरकार के नए नियमों से छोटे ठेकेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द अपने लागू नए नियमों को निरस्त करे, नहीं तो हम हर स्तर पर सरकार के नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।